नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और चौपाल शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको वीडियो पढ़ने की सूचना समय से मिल जाए। तो दोस्तों, इसके साथ एक अनुरोध और करेंगे, जब आप कमेंट्स करते हैं तो आप अपने प्रदेश और ज़िले का नाम अवश्य दें ताकि हमें पता लग जाए कि आप किस इलाके के हैं। और दोस्तों, हर जगह की जलवायु, हर जगह की मिट्टी थोड़ी अलग होती है और हम उसके अनुसार ही कमेंट्स का जवाब दे सकें। तो दोस्तों, आज जो हम चौपाल का पहला कमेंट्स ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त बंसी सोनी। ये कह रहे हैं, सर क्या सल्फर यूरिया में मिलाकर पानी लगाने के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपने सरसों की फसल में पहले सल्फर प्रयोग नहीं किया है तो आप पानी के साथ भी सल्फर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ को आप सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये है कि जब आप सल्फर का प्रयोग करें यूरिया में मिलाकर तो उस समय खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। और दूसरा सावधानी ये है कि आपको जो सल्फर लेना है वो 80% WDG होना चाहिए ताकि वो सल्फर अच्छे से ज़मीन में मिल सके और वो पानी के साथ, यानी कि जो नमी पानी मिट्टी में होती है उसके साथ एब्जॉर्ब हो सके। और दोस्तों, कुछ सल्फर ऐसे होते हैं जैसे बेंटोनाइट दाने वाला सल्फर होता है या एक DP सल्फर आता है, वो लंबा समय लेते हैं ज़मीन में एब्जॉर्ब होने में, तो उसमें समय लगेगा। तो इसलिए ये 80% वाला WDG सल्फर होता है, इसका ही प्रयोग करें। अगले किसान जो हमारे दोस्त हैं वो हैं सनी पुंधीर जी। ये कह रहे हैं, सर जी अगर वीट में इमिडाक्लोप्रिड की जगह एसिटामेप्रिड का प्रयोग किया जाए तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों, जो गेहूं के बारे में हमने एक वीडियो में बताया था कि उस समय एक कीड़ा लगता है, इंसेक्ट लगता है, जैसे कुछ उड़ने वाले कीड़े होते हैं, कुछ माहू चैपा आदि होते हैं। और दोस्तों, जो रस चूसने वाला अगर कीड़ा है तो आप इमिडा ही लगाएं, और यदि उड़ने वाले कीड़े हैं तो उसमें एसिटामेप्रिड लगा सकते हैं। इसके बाद हम अगला कमेंट हम ले रहे हैं अपने किसान दोस्त सिद्ध सिंह का। ये कह रहे हैं, सर सरसों के खेत में पानी देने के बाद खेत में पानी ज़्यादा दिन तक रहता है जिससे सरसों के पौधे गलने लगते हैं, इसका उपाय बताएं। तो दोस्तों, इस समय ये ध्यान रखें कि जिसमें पानी ज़्यादा समय तक रुकता है, नमी ज़्यादा बनी रहती है, तो ऐसे खेतों में आप जो सिंचाई करें वो बहुत हल्की करें। जब हल्की सिंचाई होगी तो पानी रुकने की संभावना कम रहेगी। और दोस्तों, एक काम और करें, यदि आपने सल्फर का प्रयोग नहीं किया है, सल्फर WDG का प्रयोग कर लें जो 80% के रूप में आता है। इससे ये काम होता है कि जब नमी ज़्यादा रहेगी तो फंगस के आने की जो उम्मीद रहेगी वो कम रहेगी सरसों में, और हमारी सरसों की जो जड़ें हैं कम गल पाएंगी और हमारी सरसों अच्छी हो पाएंगी। और दोस्तों, अगली बार जब आप सरसों बोएं तो ऐसे खेतों में बोएं जहां नमी कम रहती हो, यानी कि पानी कम रुकता हो, जैसे रेतीली ज़मीन होती हैं। और एक काम और कहें, जो खेत होते हैं वो एकसार होने चाहिए जिससे कहीं पानी कम या ज़्यादा इकट्ठा ना हो। दोस्तों, अगला कमेंट्स हम ले रहे हैं वो हमारे किसान दोस्त हैं अजय शुक्ला जी। और ये कह रहे हैं, सर क्या पहले पानी पे यूरिया के साथ जिंक, सल्फर और ह्यूमिक एसिड साथ डाल सकते हैं क्या? तो दोस्तों, आपने यदि ये चीज़ें नहीं डाली हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सल्फर पहले डाल लिया हो तो आप अब भी डालें। तो जिस चीज़ का आपने उपयोग नहीं किया है वो आप इस समय डाल सकते हैं और अपनी फसल की जो पैदावार है ज़्यादा ले सकते हैं। अगला जो कमेंट्स हैं वो हैं हमारे किसान दोस्त प्रेम शंकर जी। ये कह रहे हैं, यूरिया पोटास के साथ सल्फर जिंक मिला सकते हैं क्या? यूरिया पोटास के साथ सल्फर और जिंक, तो दोस्तों इनका क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है कि आप यूरिया पोटास के साथ सल्फर मिला सकते हैं और जिंक मिला सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप उन्हीं चीज़ों को मिलाएं जिसमें आपके खेत में कमी हो या आपने बुवाई के समय जो प्रयोग नहीं किया है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, हमारे किसान दोस्त हैं KK मिश्रा ऑल इन वन।
ये कह रहे हैं सल्फ़र और जिंक कितना डालें सर जी। तो ये जो सल्फ़र और जिंक है, आप 4 किलो प्रति एकड़ सल्फ़र लें और 4 किलो प्रति एकड़ जो जिंक आती है मोनोहाइड्रेट 33% में, उसे लें और आप प्रयोग करें। तो आपकी जो पैदावार है वो बढ़िया मिलेगी और उत्पादन के साथ साथ जो आपकी आय है वो भी बढ़ेगी। अगले जो किसान दोस्त हैं हमारे ऋषभ कुमार जी, ये कह रहे हैं पेंडिमेथिलिन से मोथा भी ख़त्म हो जाएगा क्या। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं जो पेंडिमेथिलिन होती है वो बीज को जमाव से रोकती है, और ये मोथा जो होता है ये अधिकतर जो इसमें नीचे ज़मीन में गांठ रह जाती है, जो गांठ होती है, जो मूंगा बोलते हैं उसे हमारे किसान भाई कुछ, वो उससे जमाव होता है, उससे पेंडिमेथिलिन नहीं रोक पाएगी। और दोस्तों जो बीज से जमने वाला है, जो खरपतवार हैं, उन्हें पेंडिमेथिलिन रोकती है। लेकिन हाँ, ये मोथा घास पर भी थोड़ा असर करती है, इसके कलर को पीला कर देती है, विकास रुक जाता है। लेकिन दोस्तों जब आपके खेत में बीजों से जमने वाली घासों का अनुमान हो तभी आप इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।